हेलो एंड वेलकम। हम अपने सभी स्टूडेंट्स का साइंस के इस क्लास में वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 8th साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर साउंड डिस्कस करने वाले हैं। साउंड को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें और जितनी भी इसके साथ रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए पहले, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले ही लिखा है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक किस्म की एनर्जी है प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, जो कैसे प्रोड्यूस होती है, जो वाइब्रेशंस के ज़रिए से प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हो कि साउंड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि साउंड एक किस्म की एनर्जी है जो तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। साउंड एक किस्म की एनर्जी है जो तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, जब वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के ही ज़रिए से साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, साउंड ट्रैवल, जब साउंड वाइब्रेशंस के ज़रिए से जब साउंड प्रोड्यूस हुई, उस वो साउंड जब ट्रैवल करेगी, साउंड ट्रैवल एज वेव्स, वो वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। साउंड जो ट्रैवल करती है वो किस शक्ल में ट्रैवल करती है? वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ वेव क्या होता है। यू कैन सी दिस इज ए वेव। जब साउंड प्रोड्यूस होती है कहीं से भी, तो वो इस शक्ल में चलती है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज ए वेव। इस तरह से साउंड जो है ना आगे चलती है, वेव की फॉर्म में साउंड जो है ना ये चलती है। अब आगे क्या लिखा है, साउंड ट्रेवल्स एज वेव्स थ्रू। चाहे देखो, साउंड जो है ना वेव के जैसे, वेव की साउंड ट्रेवल्स एज वेव की तरह ये ट्रैवल करती है, चाहे इसको लिक्विड में से गुजरना पड़े, चाहे इसको सॉलिड में से गुजरना पड़े, चाहे इसको गैस में से गुजरना पड़े। ये साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं, देख लीजिए हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस के ज़रिए से। जब कहीं पे वाइब्रेशन होती है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कोई चीज़ वाइब्रेट होता है, एग्जाम्पल ए गिटार स्ट्रिंग या वोकल कॉर्ड और ए बेल, जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट होता है इट क्रिएट साउंड वेव्स। तो वहाँ से क्या निकलती है? वहाँ से साउंड वेव्स निकलते हैं, या आप डायरेक्टली कह सकते हो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। अब गिटार से कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है ये आप देख सकते हैं, ये है गिटार। आप आगे, इसके आगे ये छोटी छोटी स्ट्रिंग्स, सफ़ेद स्ट्रिंग्स देख सकते हो। जब इन स्ट्रिंग्स को हिलाया जाता है तो होता क्या है, वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वही वाइब्रेशन देखो, जब इसको यहाँ से मिसाल के तौर पर हिलाया जाता है, इन छोटी छोटी स्ट्रिंग्स को हिलाया जाता है, तो ये वाइब्रेट करती है। जब ये वाइब्रेट करती है ना, तो उन्हीं वाइब्रेशंस के ज़रिए से फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आप कह सकते हैं सर, साउंड प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन से। जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करता है तो उसके ज़रिए से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हाउ डज साउंड ट्रैवल। साउंड ट्रैवल कैसे करती है? मैंने अभी आपको बताया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वो या तो लिक्विड हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। तो वही यहाँ पे भी लिखा है, साउंड नीड्स ए मीडियम। सॉलिड ब्रैकेट में लिखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड देखो, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैसियस मीडियम हो सकता है। टू ट्रैवल करने के लिए साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं, मतलब वैक्यूम मतलब वो जगह जहाँ पे ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो। मतलब ऐसा हम मिसाल के तौर पर हम कमरे में बैठे हैं, अगर यहाँ से हम यहाँ पे जो एयर है इसको भी बाहर निकालें, वो जगह जहाँ पे बिल्कुल एयर भी ना हो, तो उस जगह को हम वैक्यूम, जैसे कि स्पेस है। अब कहने का मतलब ये है कि साउंड जो है ना, ये वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करती है। ओके, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ वाइब्रेशंस इन साउंड प्रोडक्शन। अब
वाइब्रेशंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं साउंड प्रोडक्शन के लिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशंस ही क्यों ज़रूरी है? देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पहला पॉइंट लिखा है, वाइब्रेशन से ही साउंड बनती है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे? साउंड स्टार्ट्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स, क्योंकि साउंड तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई चीज़ क्या होगा, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करेगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या हमने लिखी है, वेव्स क्रिएटेड। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करेगा। दूसरे पॉइंट में लिखा है वाइब्रेशंस क्रिएटेड साउंड वेव्स इन एयर या किसी भी या आर एनी अदर मटेरियल। देखो वाइब्रेशन जो होती है ना, मिसाल जब हमने किसी चीज़ को वाइब्रेट किया तो वहाँ से साउंड वेव्स निकलेंगी। अब वो साउंड वेव्स जो है ना एयर में चलेंगी या आगे आगे जो भी मीडियम होगा, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसमें से वो आगे ट्रैवल करेंगी। उसके बाद क्या है, वेव्स ट्रेवल। अब वेव्स ट्रेवल कैसे करती हैं, वेव्स ट्रेवल टू यूर ईयर्स। हम ये वेव जो है ना, ये ट्रेवल करती है एयर में से, या ये क्या कहने का मतलब सॉलिड में से या लिक्विड में से या गैस में से, और हमारे कानों तक पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, ईयर डिटेक्ट्स। हमारे कान जो है ना इस आवाज़, इस वाइब्रेशन को, इस साउंड वेव को डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है। आगे आगे हमें वही टॉपिक पढ़ना है कि ये हमारा कान जो है ना, इसकी ये काम कैसे करता है। देखो हमारा कान जो है ना इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करके हमें ये सेंसेशन देता है कि मतलब आगे ये साउंड जो आई है हमारे कानों तक, ये मतलब क्या बताना है, मतलब ये है कि क्या साउंड है और कहाँ से आई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू ह्यूमन्स प्रोड्यूस साउंड। ह्यूमन्स साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। आप देख लीजिए बड़े ध्यान से। ह्यूमन बींग्स have a voice box or larynx which is present in their throat on the upper side of windpipe। ह्यूमन बींग्स के पास एक वॉइस बॉक्स होता है, या आप कह सकते हैं लायरिंगस होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, जो इंसानों के, ह्यूमन बींग्स के थ्रोट में पाया जाता है, अपर साइड ऑफ द विंड पाइप के थोड़ा ऊपर। ओके, देखो पहले पॉइंट में यही लिखा है कि ह्यूमन बींग्स में वॉइस बॉक्स पाया जाता है, या लायरिंगस आप कह सकते हैं, लायरिंगस पाया जाता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारे गले में होता है, जो हमारे थ्रोट में होता है। कहाँ गले में कहाँ पे होता है, विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है, विंड पाइप के से थोड़ा ऊपर होता है। उसके बाद क्या है, द लायरिंगस हैज़ टू वोकल कॉर्ड्स। हमारा लायरिंगस जो है उस, या हमारा वो वॉइस बॉक्स जो है उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। विच हैव ए नैरो स्लिट बिटवीन देम, जिनके बीच में एक नैरो स्लिट होती है, सो दैट किस लिए, एयर कैन पास थ्रू इट, ताकि उसमें से क्या नहीं गुजर सके, एयर। मैं आपको पहले इसकी डायग्राम देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं डायग्राम। दिस इज द वॉइस बॉक्स or we can say larynx, this is the windpipe and it has two vocal cords। अब इन्हीं ये इन दो वोकल कार्ड्स के बीच में से एक स्लिट होती है, जहाँ किस लिए स्लिट, वो स्लिट किस लिए होती है, ताकि यहाँ से क्या गुजर सके, एयर गुजर सके। एज द लंग्स थ्रो आउट एयर, थ्रो द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप। जब लंग्स जो है ना हवा को बाहर निकालते हैं, वो निकलेगा कहाँ से, वो विंड पाइप से निकलेगा। विंड पाइप के, अभी मैंने कहा विंड पाइप के जस्ट ऊपर क्या होता है, विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है लायरिंगस। इट पासिस थ्रू द स्लिट। अब वहाँ देखो लायरिंगस में क्या होता है, लायरिंगस में वोकल कार्ड्स होते हैं, उन उसके बीच में स्लिट होती है। अब देखो जब लंग से एयर आया, वो विंड पाइप से होकर लायरिंगस से गुजरेगा, लायरिंगस के बीच में तो वोकल कार्ड्स है और वहाँ पे स्लिट पाई जाती है। एंड हेंस जब उस स्लिट में से ये मतलब लंग से आया हुआ एयर गुजरता है, तो ये वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, और उसी के रिजल्ट में वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। वही लिखा है, एंड हेंस allows the production of sound as the vocal cords start vibrating। जब मतलब विंड पाइप से क्या आया, विंड पाइप से एयर आया, वो अब कहाँ गया, वोकल कॉर्ड में, वहाँ पे स्लिट थी, उसने वो वाइब्रेट हुई। वाइब्रेट करने के बाद जब कोई चीज़, अभी मैंने कहा जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है, तो उसी के रिजल्ट में वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, आप सुनेंगे। देखिए हमने पढ़ा क्या अभी तक, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स के पास वॉइस बॉक्स होता है, या आप कह सकते हो ह्यूमन बींग्स में लायरिंगस होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, जो उनके गले में पाया जाता है। कहाँ पे, गले में कहाँ पे होता है, विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, लायरिंगस जो है ना, मैंने अभी आपको जो बताया ह्यूमन बींग्स में लायरिंगस होता है या वॉइस बॉक्स। लायरिंगस हैज़ टू वोकल कार्ड्स। लायरिंगस में दो वोकल कार्ड्स होते हैं, विच हैव ए नैरो स्लिट बिटवीन देम, जिनके बीच में एक नैरो स्लिट होती है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, दीज आर टू वोकल कार्ड्स, यहाँ पे दिखाए गए हैं।
वो दो वोकल कार्ड के बीच में एक छोटी सी क्या है, स्लिट है। अब उसके बाद क्या है, नैरो स्लिट बिटवीन देम सो दैट आई, वो ये स्लिट किस लिए होती है, ताकि इसमें से क्या गुजर सके, एयर गुजर सके। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ समझने के लिए, अब देख लीजिए, एज द लंग्स थ्रो द एयर आउट, जब लंग्स एयर को कहाँ भेज देते हैं, बाहर बाहर भेज देते हैं, कहाँ से, विंड पाइप से, इट पासेस थ्रू द स्लिट। अब विंड पाइप से जब एयर ऊपर आया ना थोड़ा सा, तो इसको गुजरना है, अब यहाँ से वहाँ, यहाँ किससे गुजरना है, लायरिंकस है, लायरिंकस में वोकल कार्ड से, और वोकल कार्ड्स के बीच में एक स्लिट जो है, वहां से इस एयर को गुजरना है। अब जब ये वहां से गुजरेगा ना, तो ये स्लिट जो है ना वाइब्रेट करेगी, जब ये वाइब्रेट करेगी तो उसी के रेस्पॉन्स में वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, एंड हेंस अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट होता है ना, तो उसी के रेस्पॉन्स में वहां पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, the vocal cord muscles also play a role in the production of sound। अब वोकल कॉर्ड की मसल्स जो हैं, ये वोकल कॉर्ड जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, वोकल कॉर्ड की मसल्स जो हैं, ये वोकल कॉर्ड की मसल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी मतलब ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, किस लिए, कि जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी। द वोकल कॉर्ड मसल्स आल्सो प्ले ए रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, वोकल कॉर्ड की मसल्स। ओके, their thickness and tightness describes the quality or the type of voice a person has। देखो, वोकल कॉर्ड की मसल्स कितनी थिक है, कितनी मोटी है, या कितनी टाइट है, ये हमें बताता है कि एक पर्सन को, एक इंसान को कैसी आवाज होगी। आपको समझ आ रहा है। अब फोर्थ पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि वोकल कॉर्ड की मसल्स इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वोकल कॉर्ड की मसल्स इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है कि वोकल कॉर्ड की मसल्स जो हैं, उनकी थिकनेस और उनकी टाइटनेस ये डिटरमाइन करती हैं कि इस बंदे की आवाज़ कैसी होगी। आपने देखा होगा, जितने भी दुनिया में इंसान रहते हैं ना, हर इंसान की आवाज़ अलग अलग है। अब ये डिटरमाइन कौन करता है, ये डिटरमाइन इस चीज़ से होता है कि इस बंदे में, इस इंडिविजुअल में, इसकी ये जो वोकल कॉर्ड की मसल्स हैं ये कैसी है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, इनमें थिकनेस क्या है और इनकी टाइटनेस क्या है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, वोकल कॉर्ड इन मेल्स आर, देखो मेल्स में जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 mm का होता है, और फीमेल्स में जो है ना वो 15 mm का होता है। दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि वोकल कॉर्ड मेल्स में बड़ा होता है और फीमेल्स में छोटा होता है। चिल्ड्रंस ऑन द अदर हैंड हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, बच्चों में बहुत छोटा वोकल कॉर्ड होता है। हेंस द वॉइस इन देयर क्वालिटी एंड देयर टाइप आर ऑलवेज डिफरेंट इन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस। यही वजह है कि बच्चों की आवाज़ अलग ही होती है, इंसान दूर से मतलब पहचानता है कि ये कोई बच्चा पुकार रहा है। जब मतलब औरत की आवाज़ होगी तो इंसान आराम से पहचान सकता है ये किसी औरत की आवाज़ है, और जब कोई मर्द पुकारता है तो इंसान आराम से पहचान सकता है ये एक मर्द की आवाज़ है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता था, और आपको भी समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा था, ह्यूमन बींग्स के पास वॉइस बॉक्स होता है या लायरिंगस होता है, किस लिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो ह्यूमन बींग्स में लायरिंगस होता है या वॉइस बॉक्स होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, जो उनके थ्रोट में पाया जाता है। और थ्रोट में भी कहाँ पे पाया जाता है, ये अपर साइड ऑफ विंड पाइप के जस्ट ऊपर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लायरिंक्स जो यहाँ वॉइस बॉक्स जो है ना, उसमें दो वोकल कार्ड्स होते हैं, और वोकल कार्ड्स के बीच में एक छोटी सी स्लिट होती है, जो किस लिए होते हैं, जो स्लिट के, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वोकल कार्ड्स, एक इस साइड एक इस साइड। अब इनके बीच में एक छोटी नैरो एक गैप जो है, ये होती है किस लिए होती है, ताकि इसमें से क्या पास हो, एयर पास हो। ओके, एज द लंग्स थ्रो द एयर आउट, जब लंग्स से एयर बाहर निकलता है, वो निकलेगा कहाँ से, विंड पाइप से। अब इट पासेस थ्रू द स्लिट। अब विंड पाइप के जस्ट ऊपर ये है वोकल कार्ड है, तो उसको इस वोकल कार्ड से, वोकल कार्ड की स्लिट जो है ना, यहाँ से भी गुजरना पड़ेगा, एंड हेंस अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज द वोकल कार्ड। अब देखो, लंग्स से एयर आया, वो विंड पाइप से गुजरेगा, विंड पाइप के जस्ट ऊपर क्या है, वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड के बीच में एक छोटी सी स्लिट है। जब वहां से एयर गुजरेगा ना, तो वोकल कार्ड वाइब्रेट करेगा। जब वोकल कार्ड ने वाइब्रेट किया, तो अभी मैंने बताया जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करता है तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दैट मीन्स यहाँ से भी वॉइस बॉक्स से भी क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है कि वोकल कॉर्ड की मसल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड की प्रोडक्शन के लिए
वोकल कॉर्ड की मसल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उनकी थिकनेस और उनकी टाइटनेस ये डिस्क्राइब करती हैं, ये बताती हैं कि क्वालिटी एंड टाइप ऑफ वॉइस कैसी होगी। एक इंसान की आवाज़ कैसी होगी, ये डिपेंड करता है उन मतलब वो जो इसकी वोकल कॉर्ड में मसल्स हैं, वो कितनी थिक है और कितनी टाइट है। अब यहाँ पे 6th पॉइंट में ये लिखा था कि मेल्स में इसका साइज़ जो है ना वो 20 होता है, फीमेल्स में 50 होता है और चिल्ड्रंस में ये बहुत शॉर्ट होता है। यही रीज़न है men, women and children have the different types of vocal cords. This is the reason they have different type of voices. Okay, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू ए मीडियम। अब साउंड एक मीडियम से कैसे चलती है, एक मीडियम से कैसे गुजरती है ये साउंड। मीडियम मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, इससे कैसे निकलती गुजरती है। साउंड ऑलवेज रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द रिसीवर्स एंड। देखो साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है, किस लिए, ट्रैवल करने के लिए। साउंड मीडियम के बगैर नहीं चल सकती है। अब ये हम अभी जानेंगे कि साउंड को हमेशा मीडियम की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है चलने के लिए। साउंड ऑलवेज रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ से जहाँ से ये प्रोड्यूस हो और वहाँ तक जहाँ तक इसको जाना हो। साउंड को साइट ऑफ प्रोडक्शन से और साइट ऑफ जहाँ पे इसको पहुँचना है वहाँ तक ये चल सकती है, मगर बीच में क्या होना चाहिए ज़रूरी, मीडियम। पहले पॉइंट में वही लिखा है, साउंड ऑलवेज रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। कहाँ से, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से टू द रिसीवर्स एंड, मतलब रिसीवर्स एंड तक पहुँचने के लिए साउंड को क्या ज़रूरत होता है, एक मीडियम ज़रूरत होता है। डिफरेंट मीडियम्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड आर, देखो ये मतलब मीडियम ऑफ प्रोपगेशन मतलब साउंड कहाँ से गुजर सकती है, या तो सॉलिड होना चाहिए, या तो लिक्विड होना चाहिए, या तो गैस होना चाहिए बीच में, तो उसमें से ये ट्रैवल करेगी ये साउंड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड जो है ना वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करती हैं, क्यों, एज इट लेक्स एनी टाइप ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। क्योंकि वैक्यूम, मैंने अभी आपको कहा वैक्यूम मतलब वो जगह जहाँ भी कुछ भी ना हो, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। अब मैंने अभी क्या कहा कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जब मीडियम है ही नहीं, तो वैक्यूम में अगर मीडियम ही नहीं है तो वहाँ पे साउंड तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ओके, आप इसके हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, साउंड नीड सम वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल। देखो साउंड जो है ना, इसको चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, देखो हर कोई चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, ये मॉलिक्यूल्स का बना होता है, या आप कह सकते हो पार्टिकल्स का बना होता है। अब जिस भी चीज़ में से साउंड गुजरेगी, अब ये मॉलिक्यूल जो है ना, चाहे अगर सॉलिड में से गुजरती है ना साउंड, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल उस टाइम वाइब्रेट करेंगे। अगर लिक्विड में से गुजरती है ना, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और अगर गैस में से गुजरती है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल हैव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम विच अलाउ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। चाहे सॉलिड की बात करें, चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैस की बात करें, ये तीनों चीज़ें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट है, यही पार्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोपगेशन, साउंड को आगे ले जाने के लिए, साउंड को ट्रैवल कराने के लिए यही पार्टिकल ज़रूरी होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर पैक्ड इन वेरिड वे। मगर मसला ये है कि सॉलिड्स में ये पार्टिकल्स अलग 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 तरीके से अरेंज होते हैं, लिक्विड्स में अलग तरीके से अरेंज किए गए होते हैं, और सॉलिड गैसेस में अलग तरीके से अरेंज किए गए होते हैं। देखिए मैं आपको पहले एक ये डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख, सॉलिड्स में ये पार्टिकल जो है ना बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा लूजली होते हैं, और गैसेस में तो ये बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। अब देख सकते वही हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। These particles in solids, liquids and gases are packed in varied ways। अब solids, liquids और gases में ये पार्टिकल जो है ना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज किए गए हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ओके, अब देखिए आप आगे, उसके बाद क्या है, solids have tightly packed particles। यही मैंने कहा, solids में ये particles क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। उसके बाद allowing the fast propagation of sound, तो सबसे ज़्यादा तेज़ साउंड जो चलेगी ना, साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ सॉलिड्स में ही चलती हैं। रीज़न ये है कि सॉलिड्स में पार्टिकल जो है ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इसके बाद यह देखो, कहने का मतलब ये है कि सॉलिड्स में पार्टिकल जो है ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जब पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो साउंड भी क्या चलेगी, साउंड भी सबसे तेज़ जो है ना सॉलिड में ही चलेंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र ईजिली बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि
ये पार्टिकल्स टाइटली पैकेड हैं तो वो वाइब्रेट भी जल्दी होंगे। जब वाइब्रेट जल्दी होंगे तो कहने का मतलब है वही आगे भी मतलब जब पार्टिकल्स जितने जल्दी पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे उतनी जल्दी साउंड आगे पहुंचेगी। रीज़न यही है। ओके। तो उसके बाद लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड इन देन इन सॉलिड से कम, मतलब जितने सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइट टाइट थे ना उतने लिक्विड्स में नहीं है। उसके बाद बट फास्टर देन गैसेस। देखो कहने का मतलब ये है, आप सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि लिक्विड्स में हाँ ये स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो कम होती है किसके मुकाबले में, सॉलिड्स के मुकाबले में, मगर ज़्यादा होती हैं किसके मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में। देखो अगर हम लिक्विड्स का कंपैरिजन करेंगे ना सॉलिड्स के साथ तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सॉलिड्स में साउंड की स्पीड जो है ना वो ज़्यादा है और लिक्विड्स में कम है। अगर हम लिक्विड्स को कंपेयर करेंगे किसके साथ, गैसेस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स में साउंड ज़्यादा है और गैसेस में साउंड की स्पीड जो है ना वो कम है। ओके, गैसेस हैव लूजली पैक्ड पार्टिकल्स सो साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट थ्रू एयर। तो साउंड की स्पीड सबसे कम किस में होती है, जब वो गैस में से ट्रेवल कर रही होती है। रीज़न ये है कि गैसेस के पार्टिकल जो है ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि साउंड ट्रेवल्स 4 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन एयर। देखो साउंड जो है ना 4 टाइम्स फास्टर चलती हैं लिक्विड में से, किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में। ओके, इसी तरह से साउंड ट्रेवल्स 13 टाइम्स फास्टर इन सॉलिड। साउंड अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना सॉलिड का और किसका, गैस का, तो सॉलिड में साउंड की स्पीड 13 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेज या एज कंपेयर टू एयर आप कह सकते हैं। ओके, आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वर्किंग कैसे होती है। ओके, साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर। साउंड वेव जो है ना कहाँ से ट्रेवल होती है, एयर से। देखो इसमें हम देखेंगे पहले कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसी के साथ साथ देखेंगे कि हमारा ह्यूमन ईयर जो है ना ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि साउंड वेव जो है ना, हमने अभी पढ़ा कि जब भी कहीं पे वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड फिर ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसको हम साउंड वेव्स कह सकते हैं। वो ट्रैवल करती हैं किसी भी मीडियम से, चाहे एयर से, लिक्विड से या गैस से, फिर हम तक पहुंचती हैं। ओके, हमारे कानों तक पहुंचती हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर और अनदर मीडियम। देखो साउंड वेव जो है ना ये एयर में ट्रैवल करके या किसी और मीडियम में ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचती हैं। वेयर दे आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, फॉर द ब्रेन टू इंटरप्रेट, ताकि ये दिमाग को भेजे जाए और दिमाग इसको क्या करे, इंटरप्रेट करे, दिमाग इसको पहचान सके कि ये बता ये साउंड जो है ना आई कहाँ से है और इसका मतलब क्या है। देखो पहले सिंपल वर्ड्स में आप सुनो, साउंड वेव जब चलती है ना हमारे कानों तक पहुंचती हैं। हम किसी भी मीडियम से चल के आती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं और यहाँ हमारे कान उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वो सिग्नल भेजे जाते हैं ब्रेन को और ब्रेन समझता है इस आवाज़ को कि आवाज़ आई कहाँ से है और इसका मतलब क्या है और ये बताना क्या चाहती है। ओके, दोबारा सुनो एक बार, साउंड जो है ना ये जहाँ से मतलब प्रोड्यूस होती है ना वहाँ से आती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसी भी मीडियम में से चल के आती है, चाहे लिक्विड में से, सॉलिड में से या गैस में से चल के आती है, हमारे कानों तक पहुँचती है। हमारे कान इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते हैं ब्रेन को और ब्रेन फिर पहचानता है कि ये साउंड कौन सी है और क्या इसका मतलब क्या है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। हमारे कान जो है ना, ह्यूमन ईयर जो है ना इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3। सबसे पहला है आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। सबसे पहले हम देखेंगे आउटर ईयर क्या होता है। आउटर ईयर का हम दूसरा नाम कहते हैं पिना। इसका काम ये होता है कैच द साउंड वेव्स को पकड़ना और उनको डायरेक्ट करना और उनको भेजना कहाँ, मिडल ईयर के पास। देखिए आप यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज दिस इज द पिना और यू कैन से द आउटर ईयर, ये वाला, दिस इज आउटर ईयर। ओके, अब आउटर ईयर, इस आउटर ईयर का काम ये होता है कि साउंड को ट्रैप करना, साउंड को पकड़ना और भेजना किसके पास, मिडल ईयर के पास। ओके, देखो पिना का काम ये होता है कैच, ये कैच करता है साउंड को, साउंड वेव्स को और उनको भेज देता है किसके पास, मिडल ईयर के पास। अब मिडल ईयर का क्या क्या काम होता है,
कंटेन्स द ईयर ड्रम। मिडल ईयर में एक ईयर ड्रम होता है, आप कह सकते हो एक जाली जैसी होती है, ए थिन रबर लाइक मेम्ब्रेन, एक पतली और रबर लाइक एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे मिडल ईयर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस वाली डायग्राम में, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिस इज द ईयर ड्रम। वेट, आई विल सी यू। This is the eardrum. This is eardrum. Okay, eardrum. Okay, now eardrum, ये मिडल ईयर के पास ईयर ड्रम होता है। अब इसका काम क्या है? मिडल ईयर कंटेन्स द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? एक पतली सी एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। साउंड वेव, व्हेन साउंड वेव्स हिट द ईयर ड्रम, जब साउंड वेव्स इस ईयर ड्रम को क्या करती है? टकरा जाती। देखो यहाँ से साउंड वेव्स आई और इस ईयर ड्रम के साथ क्या हुई? टकराई। तो यहाँ पे क्या होगा? जब साउंड वेव्स इसके साथ टकरा जाती है तो होता क्या है? इट वाइब्रेट्स। तो ये ईयर ड्रम क्या स्टार्ट होता है? ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है एंड ट्रांसमिट्स दीज वाइब्रेशंस टू इनर ईयर। और ये वाइब्रेशंस किसको भेजी जाती है? इनर ईयर को भेजी जाती है। सबसे पहला पॉइंट मैंने मिडल ईयर के बारे में यह बताया कि मिडल ईयर जो है ना, इसके पास एक ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम मतलब एक थिन रबर लाइक एक मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ से क्या होता है? ये देखो, मिडल ईयर के पास ईयर ड्रम होता है, एक थिन मेम्ब्रेन जैसी होती है ये, या आप कह सकते हो सिंपल एक मेम्ब्रेन, एक ईयर ड्रम होता है। ये एक पतली जाली जैसी होती है। इससे क्या होता है? जब साउंड वेव्स आती है और इसके साथ टकरा जाती है तो ये वाइब्रेट होता है और इन वाइब्रेशंस को भेजा जाता है किसके पास? इनर ईयर के पास। इतना याद रहा। मिडल ईयर के पास एक ईयर ड्रम होता है। जब इस ईयर ड्रम के साथ साउंड वेव्स टकराती हैं तो यह वाइब्रेट होता है और इन्हीं वेव्स को इन वाइब्रेशंस को भेजा जाता है इनर ईयर के पास। अब इनर ईयर जो है ना, ये इसमें क्या होता है? फिल्ड विथ फ्लूइड एंड टीनी हेयर सेल्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक इसमें फ्लूइड होता है और दूसरी चीज़ इसमें होती है टीनी हेयर सेल्स। ओके, अब यहाँ पे ये काम का असली काम जो है ना वो इनर ईयर का होता है। जो वाइब्रेशंस अभी कहाँ से, देखो वहाँ बाहर से साउंड वेव्स आई थी, वो एयर ड्रम के साथ टकराई थी, वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी। अब यही वो वाइब्रेशंस यहाँ दूसरे पॉइंट पे आप देखो, वाइब्रेशंस फ्रॉम द मिडल ईयर ट्रेवल थ्रू द फ्लूइड काजिंग द हेयर सेल्स टू मूव। अब ये वाइब्रेशन जो है ना, जो मिडल ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने से आई थी, ये जो कहाँ से आई थी? मिडल ईयर से आई थी। ट्रेवल थ्रू द फ्लूइड, वो इस फ्लूइड से ट्रेवल करती है। किस फ्लूइड से? जो इनर ईयर में पाया जाता है। काजिंग द हेयर सेल्स टू मूव। अब यहाँ पे जो कान में हेयर सेल्स होती है वो क्या होती है? उस वाइब्रेशन के जरिए से मूव होती है। कहने का मतलब ये है कि इनर ईयर में एक फ्लूइड पाया जाता है और टिनी हेयर सेल्स पाई जाती है। अब जब मिडल ईयर से वो वाइब्रेशंस आती हैं तो उसकी वजह वो वाइब्रेशन जो है ना पास होती है फ्लूइड में से, और जब वो पास होती है फ्लूइड में से तो वहाँ पे होता क्या है? हेयर सेल जो है ना वो मूव होना स्टार्ट हो जाती है। दीज हेयर, अब वहाँ पे क्या फाइनली क्या होता है? दीज हेयर्स कन्वर्ट द वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये हेयर जब मूव होते हैं ना तो ये इन वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेजे जाते हैं वाया ऑडिटरी नर्व, या आप कह सकते हैं हियरिंग नर्व के जरिए से। यही सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसको जाते हैं? ब्रेन को जाते हैं। द ब्रेन प्रोसेसेस दीज सिग्नल्स एज साउंड। और ब्रेन फिर इन्हीं सिग्नल्स को फिर रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है और समझता है कि ये साउंड आई कहाँ से और ये साउंड क्या है। ओके, इनर ईयर के बारे में दोबारा मैं बताऊंगा। इनर ईयर जो है ना, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लूइड होता है और टिनी हेयर सेल्स होती हैं। एक फ्लूइड होता है और दूसरा टिनी हेयर सेल्स होती हैं। वाइब्रेशन, अब देखो यहाँ पे वाइब्रेशंस फ्रॉम मिडल ईयर ट्रेवल थ्रू द फ्लूइड। वाइब्रेशन जो कहाँ से आती है? मिडल ईयर से आती है। अभी मैंने कहा था ना कि ईयर ड्रम के साथ जब वो साउंड वेव्स टकराएंगी तो वहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। अब वही वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होती है ना मिडल ईयर से, ये इनर ईयर को भेजी जाती है। अब इनर ईयर में जो फ्लूइड होता है ना, उस फ्लूइड में से ये वाइब्रेशंस आगे चलती है और हेयर सेल्स इस वाइब्रेशन की वजह से मूव होती है। ये जो फ्लूइड में से जब ये चलती है ना ये वाइब्रेशंस, तो उसके रेस्पॉन्स में हेयर सेल जो है ना वो मूव होती है। दी अब जब ये हेयर सेल्स मूव हुई ना तो इन्हीं हेयर सेल्स के जरिए से वहाँ पे जब इनके मूव होने से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से ब्रेन को भेजे जाते हैं और ब्रेन इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है और समझता है कि ये आवाज़ आई कहाँ से और इसका मतलब क्या है, ये बताना क्या चाहती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि दिस एंटायर प्रोसेस हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, सो वी परसीव साउंड विदाउट डिले। ये कहने का मतलब ये है कि यह पूरी प्रोसेस इतनी तेज़ होती है कि हमें लगता, इसीलिए हमें नहीं ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हम इसीलिए नहीं लगता है कि इसमें कुछ डिले हुआ है। जो ही वहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हुई, यहाँ से हम सुनते हैं। अब ये हमारे ये कान ईयर का मैकेनिज्म जो है ना, वो इतना फास्ट होता है, वी कैन नॉट गेस। ओके, अब ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस हैं, तो पहले हम इनको एक बार समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन मतलब ए बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज़ अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे हिलता रहे ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं, और वाइब्रेशन के ज़रिए से ही साउंड प्रोड्यूस होते हैं। पहले आप देखो, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी एक किस्म की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आप पॉइंट बी पे देखें, ये अभी रेस्ट में है। जब इसको हम मूव कराएंगे ना, ये सी की तरफ जाएगा, फिर ए की तरफ आएगा, फिर दोबारा सी की तरफ जाएगा, फिर ये भी एक किस्म की वाइब्रेशन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये ऑसिलेटरी मोशन। चलो इसको बाद में हम समझते हैं, पहले इतना देखो। जब कोई भी चीज़ अपनी मेन पोजीशन से आगे जाए पीछे जाए, आगे पीछे होता रहे, मगर एक पर्टिकुलर पैटर्न से, तो उसी उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। दैट प्रोड्यूस साउंड, और वाइब्रेशन के जरिए से ही फिर क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेटिंग। देखो, वो हमारा वोकल कॉर्ड जो है ना, जब विंड पाइप से एयर आता है ना, तो वोकल कॉर्ड से जब वो गुजरता है ना, वो क्या होता है? वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है। व्हेन एयर पासिस थ्रू देम, जब हमारे वोकल कॉर्ड्स में से एयर पास होता है ना, तो वो वाइब्रेट होता है। तो उसी वाइब्रेशन के रेस्पॉन्स में वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दोबारा सुनो एक बार, वाइब्रेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखो। ए बैक एंड फोर्थ मोशन, जब कोई चीज़ अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे कंटिन्यूसली होता रहे, अगर इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, तो इस बैक एंड फोर्थ मोशन को हम वाइब्रेशन कहेंगे, और इसी वाइब्रेशन के रेस्पॉन्स में साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है ना, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? रिपीटेड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, रिपीटेडली आगे पीछे होता रहे, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पेंडुलम। ऑसिलेटरी मोशन देखो, ये रिपीटेडली आगे पीछे होता रहता है। देखो, ये अभी बी की पोजीशन पे है। अब पहले सी पर जाएगा, फिर ए की तरफ जाएगा, फिर दोबारा सी की तरफ आएगा, फिर दोबारा बी ए की तरफ जाएगा। अब दिस रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। या आप सिंपली समझ सकते हो, जो हम बच्चों के लिए घर में झूला लगाते हैं ना, देखो वहाँ पे उनको धक्का दिया जाता है, वो आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर दोबारा आगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन में हमने यही लिखा है, द रिपीटेड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से पहले आगे जाए, फिर पीछे आए, फिर दोबारा आगे जाए, फिर दोबारा पीछे जाए, तो इस रिपीटेड मोमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वन ऑसिलेशन क्या होता है, ये बात समझो। ये इंपॉर्टेंट, ये आगे ज़रूरत आने वाली है, ये हमें ये वाला पॉइंट। वन ऑसिलेशन का मतलब होता है मोमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर एंड देन बैक। देखो, यहाँ पे आप देखो, आप मानो एक्सट्रीम पोजीशन ए से जब कोई चीज़ सी की तरफ जाए और फिर दोबारा वापस ए की तरफ आए, तो इस एक कंप्लीट एक सर्कल को हम वन ऑसिलेशन कहेंगे। आपको समझ आया? या दूसरी तरह हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर स्टार्ट करेंगे, बी से कोई इस बॉल ने बी से स्टार्ट किया और ये सी की तरफ गया। सी से फिर कहाँ गया ना, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर सी से वापस गया कहाँ? ए पर। हो गया ना दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट, और दोबारा वापस आएगा बी पर। तो दिस इज वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब होता है मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना और दोबारा फिर वापस अपनी जगह पे आना। दिस कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। वही यहाँ पे लिखा है, मोमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर। एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना और फिर वापस आ जाना। दिस कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। इसका मतलब एक ऑसिलेशन
कंप्लीट हुआ। या आप मानो आपके घर में एक झूला है, आपने इस पहले ये पॉइंट बी पे था, ये झूला रेस्ट में था, तो आपने इसको खींचा पहले ए पर लाया। जब ए पे आप इसको छोड़ोगे, ये यहाँ से जाएगा और जाएगा कहाँ, बी से गुजरते हुए सी तक जाएगा। सी से ये दोबारा जब ए पर वापस आएगा ना, दिस मेक्स वन ऑसिलेशन, मूवमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया ये, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आया। दिस मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब चलते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है। ऑसिलेशन तो अभी मैंने बताया ना, ऑसिलेशन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। वन एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, फिर वापस आ जाना, इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। अब एक सेकंड में ऐसी कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशंस हो, कितनी ऑसिलेशंस हुई, कितनी बार एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया फिर वापस आया, मतलब ऐसे कितनी ऑसिलेशंस, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हुई, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसा फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है ना वो हर्ट्ज है, HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हर्ट्ज का मतलब होता है वन ऑसिलेशन पर, अगर हम कहेंगे ना 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। 2 हर्ट्ज का मतलब होता है 2 ऑसिलेशन पर सेकंड। 10 हर्ट्ज का मतलब होता है 10 ऑसिलेशन पर सेकंड। ओके, अब इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी से हमें पता लगता है कि साउंड की पिच क्या है। अभी हम पढ़ेंगे पिच क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है, आगे वही आने वाले हैं, वही टॉपिक्स। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच भी होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा पिच क्या होता है, आप थोड़ा सब्र करें। अब ये देखिए आप, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये दोबारा इसी फिगर पर चला। आप मानो आपके घर में एक छोटा सा बच्चा था, आपने इसको झूला में बिठाया और खुद आप पॉइंट ए पे हैं, आपने झूला हाथ में रखा है, आप इसको धक्का देने वाले हो। अब जब आपने यहाँ से झूला छोड़ा, ये कहाँ जाएगा, ये सी पर जाएगा, सी से दोबारा वापस आएगा ए की तरफ। जब ए की तरफ दोबारा आपके पास ये वापस आया, आपने पकड़ा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हुआ यह है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। अब इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब यह है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद है एम्पलीट्यूड। ये है इंपॉर्टेंट, ये आप बड़े ध्यान से सुनना। द एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ड्यू टू द वाइब्रेशंस। पहले सुनो, मैंने आपको कहा जब कोई चीज़ वाइब्रेट होता है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड जो है ना इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स आगे चलती है। अब साउंड आगे चल रही है किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में। अब आप आगे पहले डायग्राम की तरफ देखें, ये आप देखें, इस वाली ऊपर वाली डायग्राम। अब ये क्या चल रही है, यहाँ से वेव। अब वेव अपनी मेन पोजीशन से कितनी दूर जा रही है, देखो कहने का मतलब ये है वेव अपनी मेन पोजीशन तो ये स्ट्रेट सेंटर वाली स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है, मेन पोजीशन से कितनी दूर जा रही है वेव, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यहां हम कह सकते हैं कि वेव मेन पोजीशन से वेव ने कितने दूर तक पार्टिकल, देखो जितनी वेव दूर जाएगी ना उतनी ज्यादा उतने वहां तक पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, वहां तक के पार्टिकल जो है ना वो वाइब्रेट होंगे। कहाँ, जहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे ज्यादा से ज्यादा जिस जगह तक ये ज्यादा जहां तक ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा सकती हैं ये वेव, हम कहेंगे इसका एम्पलीट्यूड भी वहीं तक है। ये जो आपको ग्रीन एरो दिख रहा है ना, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड ये है। ओके, अब अगर हम इन दो वेव्स को कंपेयर करेंगे, एक ये देखो, बताओ एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, ऊपर वाली का एम्पलीट्यूड मतलब वो थोड़ी दूर गई है मेन पोजीशन से, और ये नीचे वाली वेव जो है ना बहुत दूर गई है मेन पोजीशन से। तो हम कहेंगे जो वेव जितना दूर जाती है ना मेन पोजीशन से, उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है,
डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स को इसने डिस्टर्ब किया अपनी मेन पोजीशन से, कितने पार्टिकल्स को इसने डिस्प्लेस किया है अपनी मेन पोजीशन से, तो वो ही होगा इसका क्या, डिस्प्ले, ये सॉरी एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के बारे में भी यही लिखा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा ये कहां तक पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर सकती है। देखो ये पहली वाली ये वाली ये वेव जो है ना, इसने यहां तक, जहां तक ये, या जहां पे ये ग्रीन, सॉरी येलो, सॉरी ये ब्लू, ये एरो जो है ना, जहां पे एंड हो रही है ना, इसने यहां तक ये पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है। अब ऊपर वाली जो है ना, इसने कहाँ तक, कहाँ पे ग्रीन ये ब्लू एरो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है। अगर हम दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे, बताओ एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो आप आराम से बता सकते हैं सर यहाँ पे ये नीचे वाली वेव जो है ना, इसका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसने ज़्यादा पार्टिकल्स को अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस, ये ज़्यादा दूर तक गई है, तो हम सर कह सकते हैं कि दूसरी वाली वेव जो है ना, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और ऊपर वाली वेव जो है ना, इसने थोड़ी, ये अपनी मेन पोजीशन से थोड़ी ही दूर गई है, दैट मीन्स इसने थोड़ी ही पार्टिकल्स को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया होगा, तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वाली वेव जो है ना, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और अगर और दूसरी पहली वाली वेव जो है ना, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। और एक बात इसके साथ साथ याद रखो, जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो वो लाउडर होती है, वो उतनी बड़ी आवाज़ होती है, और जिस वेव का एम्पलीट्यूड छोटा होता है वो उतनी सॉफ्ट आवाज़ होती है, वो आहिस्ता होती है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आप देखें आगे, यहाँ पे क्या लिखा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ये तो मैंने आपको डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से समझाया, मुझे नहीं लगता है अब किसी को भी इसमें कोई शक होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, एम्पलीट्यूड जो है ना डायरेक्टली लिंक्ड टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड। देखो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना साउंड का लाउडनेस भी होगा, उतनी आवाज़ जो है ना उतनी बड़ी भी होगी, और जितना एम्पलीट्यूड छोटा होगा ना, आवाज़ उतनी धीमी होगी। ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा आवाज़ भी उतनी बड़ी होगी, और जितना एम्पलीट्यूड छोटा होगा आवाज़ भी उतनी धीमे से होगी। ओके, ये तो आपने समझा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब ये तो आपके, ये तो मतलब देखो ये वेव है, एक वेव, देखो ये एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो ये डिस्टेंस है ना, इसको वेव लेंथ कहा जाता है। ये वेव लेंथ है, ये हम आगे पढ़ेंगे वेव लेंथ क्या होता है, फिलहाल याद रखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ओके, चलिए अब देखें नेक्स्ट क्या है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड, लाउडनेस ऑफ ए साउंड। साउंड की अभी हम पढ़ रहे थे ना, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी साउंड की लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन, अभी मैंने बताया कि जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे भी वही कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। जितना हम देखो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड भी लाउड होगी, उतनी आवाज़ भी बड़ी होगी। हायर द एम्पलीट्यूड हायर इज़ द डिस्प्लेसमेंट। देखो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे दोबारा हमें इस फिगर में जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतने दूर तक इसने पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किया होगा, उतने दूर तक इसने पार्टिकल्स को क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। तो वही हायर द एम्पलीट्यूड हायर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड हायर इज द लाउडनेस ऑफ साउंड। और उतनी ज़्यादा साउंड भी क्या होगी, लाउड होगी, उतनी ज़्यादा साउंड भी क्या होगी, बड़ी होगी। कहने का मतलब यह है एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होगा, और उतनी आवाज़ भी क्या होगी, बड़ी होगी। हायर द एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा हायर इज़ द डिस्प्लेसमेंट, उतना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हुआ होगा। एंड हायर इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड, और लाउडनेस ऑफ साउंड भी उतनी क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। कहने का मतलब आवाज़ भी उतनी बड़ी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। देखो लाउडनेस, अगर लाउडनेस और एम्पलीट्यूड की हम रिलेशन देखना चाहते हैं ना, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि लाउडनेस जो है ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो कहने, अगर इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, मैं ऐसे ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि लाउडनेस जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये जो है ना, द ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग द लाउडनेस, लाउडनेस को मेजर करने के लिए, एक साउंड का लाउडनेस कितना है उसको मेजर करने के लिए जो उसका ऐसा यूनिट होता है ना, वो होता है डेसिबल्स।
क्या होता है, डेसिबल्स। उसको डीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी और कैपिटल बी। ओके, SI unit for measuring the loudness of a sound is decibels। ओके, एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए होंगे और उतनी आवाज़ भी बड़ी होगी, उतना लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस और अगर एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखेंगे तो हम बता सकता हूँ मैं कि लाउडनेस जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। और SI यूनिट, ये एम्पलीट्यूड को मेजर, लाउडनेस को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट है वो क्या है, वो है डेसिबल्स। ओके, उसके बाद ये हमने बताया, ये मैंने आपको बताया कि लाउडनेस क्या होती है। अब इसके साथ मैं बताऊंगा पिच क्या होता है। देखो, एक बात आपको दिमाग में लॉक करके रखनी है, वो ये बात है कि लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन जो है ना वो किसके साथ होता है, वो एम्पलीट्यूड के साथ होता है। लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप एम्पलीट्यूड के साथ होता है और पिच का डायरेक्ट रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन हैज़ ए डिफरेंट साउंड क्वालिटी। हर एक इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है, ये तो आप सबको पता ही है। ऑल्सो एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस ए डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। देखो, जो जब भी कोई ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है ना तो अलग अलग किस्म की साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस क्वालिटी ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज बाय द पिच। अब ये हम कैसे बता सकते हैं कि अलग अलग साउंड है, क्योंकि इनकी पिच में डिफरेंस है। इनकी पिच में क्या है, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड मे हैव सेम पिच और डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड मे हैव द सेम पिच और लाउडनेस। देखो, अलग अलग साउंड जो है ना इनकी पिच या लाउडनेस जो है ना वो सेम हो सकती है। अब सुनो, असली पॉइंट जो है ना ये लास्ट वाला पॉइंट है आपको समझने के लिए, ये है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। पिच जो है ना ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो, अब आपको इमेज से बेहतर समझ आएगा। एक मिनट, इमेज मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी अभी मैंने आपको बताया, अगर आप रिपीट करोगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस कितनी हो रही है एक मिनट में, सॉरी एक सेकंड में। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है ना तो पिच भी ज़्यादा होगी इस आवाज़ की। इसके मुकाबले में अगर ऊपर देखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशंस बड़े आराम से हो रही हैं, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। यहाँ पे देखें आप, सब कुछ समझ आएगा। आप देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 केस है, 1 2 3 4। पहला वाला देखें, यहाँ पे बिल्कुल दूर बड़ी एक सेकंड में ना, मतलब 1 2 मुझे लगता है ऑसिलेशंस होंगी। ज़रा दूसरे में देखो, पहले मैं आपको ये डायग्राम से दिखाता हूँ। आप मानो अगर हम इस लाइन की बात करेंगे, इस वाले, ये मैं, आप मानो ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन डाली, यहाँ पे भी मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन डालूंगा। आप मुझे बताओ इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं। आप कह सकते हो सर 2 वेव्स हैं या 1 वेव है। ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ मैं अगर आपको पहले केस में बताओ यहाँ पे कितनी कितनी बार ऑसिलेशन हुई है, कितनी ऑसिलेशन कितनी हो। आप कहोगे सर 1 2 बार ऑसिलेट हुआ है। मैं अगर कहूँगा इस 1 सेंटीमीटर में देखो कितनी बार, आप कहोगे सर 6 7 बार ऑसिलेट हुआ है। अब जहाँ पे ऑसिलेशन ज़्यादा होती हैं, टाइम हमने दोनों में सेम रखा है ना, क्योंकि लाइन मैंने सेम ही ड्रा की वैसे। अब यहाँ पे ऑसिलेशंस कम हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है ना तो पिच भी यहाँ पे लो होगा। अभी आपको समझ आएगा पिच क्या होता है, आप वेट करें ज़रा। दूसरे में देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा हुई है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हाई है और पिच भी हाई होगा। और इसी को अगर हम यहाँ पे समझेंगे ना, और ये एम्पलीट्यूड, ये तो मैंने आपको समझाया है ऑलरेडी, आप ऊपर वाला ही समझे, ऊपर वाले दो। देखो जितनी, देखो टाइम ये दो है ना, ये ग्रीन लाइन, ये मैंने यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर रखी है, यहाँ पे भी, मगर इस 1 सेंटीमीटर में सिर्फ 2 ऑसिलेशंस हुई। यहाँ पे मैं, मुझे लगता है 7 8 ऑसिलेशंस हुई इतने टाइम में। अब मसला क्या है, जितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पिच के। मतलब जितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस उतनी पिच भी ज़्यादा, जितनी कम ऑसिलेशन उतनी पिच भी कम। ओके,
अब यहाँ पे अब आपको समझ आएगा ये पिच क्या होता है। देखिए पिच की अगर पिच और लाउडनेस की अगर हम डेफिनेशन कहते हैं ना, पिच का मतलब होता है हाउ हाई आर लो द साउंड इज, साउंड कितनी ऊंची है या कितनी धीमी है। अब और पिच का ताल्लुक किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। लाउडनेस क्या बताता है, लाउडनेस हाउ हाउ सॉफ्ट और लाउड साउंड इज, साउंड कितनी सॉफ्ट है या कितनी लाउड है, ये बताता है लाउडनेस। और इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, एम्पलीट्यूड के साथ होता है। नेक्स्ट क्या है, पिच और लाउडनेस में डिपेंड, पिच जो है ना ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और लाउडनेस जो है ना ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये तो मैंने आपको बताया। उसके बाद मेजरमेंट, पिच को मेजर किया जाता है हर्ट्स में, क्योंकि इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। और लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल्स में, क्योंकि इसका ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ होता है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल जो है ना यहाँ से आपको बेहतर समझ, ए विसल हैज़ हाई, विसल जब हम सीटी बजाते हैं ना तो वहाँ पे उसकी पिच जो है ना वो हाई होती है। ए ड्रम हैज़ लो पिच, अगर हम एक ड्रम को थोड़ा सा मारेंगे ना, डोल को थोड़ा सा मारेंगे ना, तो उसकी पिच जो है ना वो लो पिच होती है। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि एक विसल जो है ना उसकी पिच जो है ना हाई होती है और एक ड्रम जो है ना उसकी पिच लो होती है। इसी तरह से आपको समझ आया कि नहीं। ए विस्पर इज सॉफ्ट एंड शॉर्ट इज लॉन्ग, विस्पर जब हम कानाफूसी करते हैं ना वो सॉफ्ट होती है, एंड शॉर्ट जब हम किसी को जोर से चलाते हैं ना वो लाउड होती है। आपको अब समझ आया कि नहीं। जब हम विसल बजाते हैं उसकी पिच हाई होती है, जब हम ड्रम को मारते हैं ना उसकी पिच जो है ना लो होती है। जब हम कानाफूसी करते हैं ना तो वो लाउडनेस जो है ना वो उस वक्त जो है ना सॉफ्ट आवाज़ लाउडनेस कम होती है। और जब हम किसी को चला के पुकारते हैं ना तो उस वक्त लाउडनेस जो है ना वो हाई होती है। अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ह्यूमन हियरिंग लिमिट्स, ह्यूमन हियरिंग लिमिट्स। इंसान जो है ना वो कौन सी आवाज़ सुन सकता है, वी कैन हियर साउंड ओनली बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। देखो हम सिर्फ वो आवाज़ सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 तक होगी। अगर कोई साउंड हमारे कानों, अगर कोई साउंड ऐसी है कि जिसकी ये फ्रीक्वेंसी जो 19 हर्ट्स है हम इसको नहीं सुन सकते। या अगर कोई आवाज़ ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना 21,000 हर्ट्स है हम उसको भी नहीं सुन सकते। हमारे कानों का कानों का मतलब हियरिंग रेंज जो है ना हमारा वो है सिर्फ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इसी के बीच में जो आवाज़ होगी ना, जो इसके बीच में जो आवाज़ जिसकी वो आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 टू 20,000 हर्ट्स के बीच में होगी, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स के बीच में होगी, उसी आवाज़ को हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसके नीचे भी नहीं उससे ऊपर भी नहीं। ओके, जैसे कि आपको यहाँ, अब वो आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड। वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी बिलो होती है उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। और वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड मतलब फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा और इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम। आपको समझ आया कि नहीं। अब देखें अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में क्या डिफरेंसेस है। अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड आर बोथ साउंड्स आउटसाइड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। ये अल्ट्रा चाहे इंफ्रासाउंड की बात करें या अल्ट्रासाउंड की बात, ये दोनों आवाज़ें हम नहीं सुन सकते क्योंकि इंफ्रासाउंड तो 20 हर्ट्ज से कम होती है इसकी फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, हम इनको नहीं सुन सकते। अब इंफ्रासाउंड इंफ्रासाउंड रेफर्स टू द साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी बिलो, ये तो मैंने आपको बताया कि इंफ्रासाउंड जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अब फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड जो है ना इसकी क्या हो, अल्ट्रासाउंड जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड की 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और इंफ्रासाउंड जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से भी कम। नेक्स्ट क्या है, हियरिंग। अगर हियरिंग की हम बात करेंगे ना तो दो चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। एनिमल, ये देखो इंफ्रा अल्ट्रासाउंड को कौन सुन सकते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स में बैट सुन सकते हैं या डॉग सुन सकते हैं, किसको, अल्ट्रासाउंड को। और इंफ्रासाउंड जो है ना ये महसूस होता है, कैसे, इन द वाइब्रेशन जैसे हमें मतलब महसूस होती है, इसको सुन नहीं सकते।
ओके। उसके बाद यूजेस, अल्ट्रासाउंड कहाँ पे यूज़ होता है और इंफ्रासाउंड साउंड कहाँ पे। अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, वो अस्पतालों में जो करते हैं। अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है मेडिकल स्कैन्स में। ये डिटेक्ट करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करने के लिए हम ये मतलब अल्ट्रासाउंड हमें करना पड़ता है। और इंफ्रासाउंड जो है ना, अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए, अर्थक्वेक की डिटेक्शन को मतलब अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए हम इंफ्रासाउंड का यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले एक बात याद रखो, अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ जो है ना वो शॉर्ट होती है, और इंफ्रासाउंड की वेवलेंथ जो है ना वो लॉन्ग होती है। अब डिटेक्शन देखो कैसे होती है। अल्ट्रासाउंड की डिटेक्शन होती है कैसे? पीज़ो इलेक्ट्रिक सेंसर्स के ज़रिए से। और ये इंफ्रासाउंड की डिटेक्शन होती है लो फ्रीक्वेंसी माइक्रोफ़ोन्स के ज़रिए से। ओके, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब लास्ट से पहले एक टॉपिक ये है, नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या डिफ़रेंस है, ये हम देखेंगे। नॉइज़ जो है ना, ये एक अनप्लीज़ेंट साउंड होती है, मतलब ऐसी साउंड जो प्लीज़ेंट ना हो, जो मतलब जिससे हम खुश ना हों। और नॉइज़ कंसिस्ट्स ऑफ साउंड वेव्स ऑफ वे देखो, नॉइज़ जो है ना, इसमें जो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुँचती है ना, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़, देखो साउंड नॉइज़ जब होती है ना, वो किसी एक सोर्स से प्रोड्यूस नहीं होती है, वो नॉइज़ के डिफरेंट सोर्सेज़ होते हैं प्रोडक्शन के। ओके, तो अब उस वहाँ से वो जो साउंड वेव्स आ रही है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी वे अलग-अलग होती है, व्हिच हैव नो पर्टिकुलर पीरियडिक पैटर्न और रिपिटिशन। जो मैंने आपको कहा कि वहाँ पे ना कोई पर्टिकुलर पीरियडिक पैटर्न नहीं होता है रिपिटिशन का। अब देयरफॉर नॉइज़ इज़ रिगार्डेड एज़ अ मिक्सचर ऑफ साउंड वेव्स। अब नॉइज़ जो है ना, जो हमारे कानों तक पहुँचती है, वो एक मिक्सचर होता है साउंड वेव्स का विथ इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज़। और वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ भी क्या होती है? इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज़ होती है। इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज़ कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे देखो, कोई साउंड हमारे कानों तक, मैंने कहा ना ये मिक्सचर होता है साउंड। एक साउंड आई, उसकी वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम थी, दूसरी आई उसकी बहुत ज़्यादा थी, तीसरी आई उससे मतलब अलग-अलग फ्रीक्वेंसी, हर साउंड वेव की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर हम म्यूज़िक की बात करेंगे, म्यूज़िक इज़ अ टाइप ऑफ साउंड, ये भी एक किस्म की साउंड होती है, दैट इज़ प्लीजेंट टू हियर, जो मतलब जो सुनने के लिए मतलब दैट इज़ प्लीजेंट टू हियर। ओके। दूसरा पॉइंट क्या? इट हैज़ ए क्लियर एंड रिकॉग्नाइजेबल ट्यून। अब इसका एक क्लियर ट्यून होता है। म्यूजिक इज़ मेड बाय म्यूजिक कैसे मतलब ये कैसे बनता है? पुटिंग डिफरेंट साउंड्स टुगेदर। इसमें मतलब मुख्तलिफ साउंड्स को हमें टुगेदर क्या कहते हैं इसको, डिफरेंट साउंड्स को हमें साथ में बजाना पड़ता है, साथ में गाना पड़ता है। उसके बाद क्या है? अरेंजिंग देम इन ए स्पेसिफिक, और उनको स्पेसिफिक पैटर्न में भी प्रोड्यूस करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? साउंड वेव्स इन म्यूजिक। म्यूजिक में जो ये साउंड वेव्स है ना, हैव ए रेगुलर पैटर्न। और यहाँ पे नॉइज में हमने देखा था, वहाँ पे इरेगुलर पैटर्न होता है, मगर यहाँ पे साउंड वेव्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है। वर्क वेल टुगेदर। अब यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, क्रिएट ए नाइस ऑर्गेनाइज साउंड। और यहाँ पे एक अच्छी मतलब सुरीली ऐसी आवाज़ ये प्रोड्यूस होती है। ओके, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब ये अब मैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं इसको जल्दी अब कंक्लूड करने वाला हूँ। आप देखें, नॉइस होता है अनवांटेड हार्मफुल साउंड इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो अनवांटेड साउंड होती है ना, उसी को हम नॉइस कहते हैं, और उसी को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। फिर ह्यूमन जो है ना, ये टॉलरेट कर सकते हैं। अभी मैंने कहा ना आपको, लाउडनेस को का वो जो यूनिट है ना, वो डेसिबल्स होता है। ह्यूमन जो है ना, टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं 85 डेसिबल्स तक की साउंड, है ना। और हायर लेवल, इससे आगे अगर जाएगा ना, तो वो हियरिंग में वो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। और साउंड अगर साउंड जो है ना 30 डेसिबल से ज़्यादा हो चली जाए, मतलब लाउडनेस जो है ना 30 डेसिबल से ज़्यादा चली जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि 45 डेसिबल्स मतलब ये साउंड जो है ना, सिटीज़ में कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल से नीचे नहीं, मतलब कम ही होनी चाहिए सिटीज़ में, ये नॉइस पोल्यूशन मतलब नॉइस लाउडनेस साउंड। ओके, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, नॉइस का मतलब होता है अनप्लेजेंट या हार्मफुल साउंड जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है। ह्यूमन जो है ना, टॉलरेट कर सकते हैं 85 डेसिबल्स तक की साउंड को, और इससे आगे अगर चला जाए तो वो हमारी हियरिंग प्रॉब्लम को हमारी हियरिंग पावर को डैमेज कर सकता है। उसके बाद ये है कि साउंड जो है ना, ये 30 डेसिबल्स से ऊपर अगर चला जाए साउंड, तो यही इसी को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि 45 डेसिबल्स तक 45 डेसिबल्स से
सिटीज़ में 45 डेसिबल से नीचे नीचे ही मतलब ये लाउडनेस होनी चाहिए। ओके, और इसके काजेज़ ये हैं कुछ, आप खुद देख सकते हैं इसको। अब उसके बाद कुछ इफ़ेक्ट्स हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है। उसके बाद प्रिवेंशन है। ये 3 चीज़ें मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इन तीनों चीज़ों को पढ़ें। इसके साथ वीडियो ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।